हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद देव भूमि। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट उत्तराखंड परीक्षा वाड़ी बुक का पार्ट 16 देखेंगे। इससे पहले हमने इस सीरीज के 15 पार्ट अपलोड कर दिए, जिनको आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। देखिए, काफ़ी बच्चे कमेंट करते हैं, सर जो परीक्षा वाड़ी का 16वां एडिशन आप उसे कराएं। देखिए, मैं 16वां एडिशन ही करा रहा हूँ आपको। 15 वाला आपको पता है वो पुराना हो गया, अब जो है 16वां एडिशन आया है। ठीक है, हर बार जो है जनवरी में जो इसका न्यू एडिशन आ जाता है, तो इस बार जो 16वां एडिशन आपको पता है, तो मैं 16वां एडिशन ही आपको करा रहा हूँ। ठीक है, आप क्वेश्चन देख लेना बुक, आप जो आपके पास नई वाली परीक्षा वाली होगी आप उससे क्वेश्चन मिला लेना। और आपको देखिए कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं मिलेगा कि हाँ गलत क्वेश्चन है। और जो क्वेश्चन बाई चांस छूट जाता है, जब इसका एग्जाम से पहले जब वीडियो का एग्जाम होगा आपका 21 सितंबर में, उससे पहले जब इसका रिवीजन करेंगे, अगर कोई क्वेश्चन छूट भी जाता है तो उसमें उसको हम लोग कवर कर लेंगे। लेकिन मैं इस टाइम कोशिश कर रहा हूँ कि आपके 100% जो हो जाए। ठीक है, अगर बाई चांस कोई बचता है क्वेश्चन तो उसको हम रिवीजन रिवीजन जब करेंगे तो उसमें कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, फिर कहना चाहूँगा इसकी पीडीएफ को आप फ्री में डाउनलोड कर लीजिए। इसकी पीडीएफ जो है आपको फ्री में मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे, और टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आप वहां क्लिक करके इसकी पीडीएफ को फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, थारू जनजाति का प्रतिशत उधम सिंह नगर में कितना है। ठीक है, तो थारू जनजाति का प्रतिशत उधम सिंह नगर में कितना है। देखिए, कई तरीके से क्वेश्चन करेगा कि राज्य में थारू जनजाति का सर्वाधिक प्रतिशत जो है वो किस जिले में पाया जाता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, थारू जनजाति की जो सबसे ज्यादा जनसंख्या है वो किस जनपद में पाई जाती है। ठीक है, प्रतिशत पूछ लेगा आपसे, मतलब किसी भी तरीके से आपसे घुमा के क्वेश्चन कर लेगा। ठीक है, अगर आपने अच्छे से पढ़ रखा है तो आप कभी क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। तो थारू जनजाति का प्रतिशत उधम सिंह नगर में कितना है, तो ये है 91%। ठीक है, 91%, यानी ऑप्शन सी जो है इसमें हमारा राइट हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन यहां से बनता है कि उत्तराखंड, ठीक है, उत्तराखंड वे कुमाऊं, ठीक है, उत्तराखंड में कुमाऊं का सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय कौन सा है, तो यह है थारू जनजाति। ठीक है, कौन सा है, थारू जनजाति। थारू जनजाति का सर्वाधिक जो प्रतिशत है आपको पता है उधम सिंह नगर में, और सर्वाधिक जनसंख्या भी कहां पर है, उधम सिंह नगर में ही है। उसके अलावा आप याद रखना, उधम सिंह नगर के लगभग 141 गांव में। ठीक है, देखिए जो आपकी परीक्षा वाली है उसमें 141 गांव दे रखे हैं। अगर आप बीएस नेगी देखेंगे तो उसमें जो है 144 गांव दे रखे हैं। ठीक है, गांव आपसे पूछेगा नहीं, क्योंकि आपको पता है जो कंफ्यूजन वाली चीजें होती हैं उस पे एग्जाम में बहुत कम पूछता है। ठीक है, अगर पूछ भी लेगा तो वो क्वेश्चन डिलीट हो जाता है, तो इसलिए कोशिश करता है एग्जामिनर कि जो कंफ्यूजन वाली चीज होता है उसको वो नहीं रखता है, ना के बराबर रखता है। ठीक है, तो उधम सिंह नगर के लगभग 141 और बीएस नेगी के अनुसार 144 गाँव में, ठीक है, जो है थारू जनजाति निवास करती है। तो खासकर आप याद रखेंगे उधम सिंह नगर जिले के कौन कौन से, एक तो हमारा हो गया खटीमा, ठीक है, एक तो हो गया खटीमा, दूसरा है हमारा किच्छा, ठीक है, दूसरा है हमारा किच्छा, तीसरा है हमारा नानक मत्ता, ठीक है, नानक मत्ता, चौथा है सितारगंज, ठीक है, सितारगंज। तो इनके 141 गांव में जो थारू जनजाति निवास करती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से थारू जनजाति से संबंधित कौन सा कथन गलत है। ठीक है, देखिए आजकल कथन वाले क्वेश्चन काफी आ रहे हैं, तो आप अच्छे से पढ़ें पहले, फिर इसको, ठीक है, इसको मतलब भरें आप अपने आंसर शीट में। तो निम्न में से थारू जनजाति से संबंधित कौन सा कथन गलत है। तो देखिए, थारू जनजाति को किरात वंश का माना जाता है, तो बिल्कुल सही है। डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि थारू जनजाति को किस वंश का माना जाता है, तो किरात वंश का माना जाता है। ठीक है, थारू जनजाति स्वयं को राणा प्रताप का वंशज मानती है, बिल्कुल सही है। ठीक है, थारू जनजाति स्वयं को जो है राणा प्रताप का वंशज मानती है। तीसरा है, थारू जनजाति मंगोल प्रजाति के अत्यधिक निकट है। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि थारू जनजाति किस प्रजाति के अत्यधिक निकट है, तो यह है मंगोल प्रजाति के मतलब अत्यधिक निकट है। तो यानी इसमें तीनों कथन जो है वो सही है, तो ऑप्शन डी जो है इसमें राइट हो जाएगा, यानी इनमें से कोई नहीं, यानी इनमें से कोई सा भी कथन जो है वो गलत नहीं है। ठीक है, सभी सही है। अगला है, राज्य में थारू जनजाति का निवास स्थान है। तो देखिए, राज्य में थारू जनजाति का निवास स्थान है, तो राज्य में जो थारू जनजाति का निवास स्थान है वो है तराई क्षेत्र और भाबर क्षेत्र। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है इसमें राइट हो जाएगा। ठीक है, तराई क्षेत्र और भाबर क्षेत्र। अगला है,
थारू जनजाति में कुरी का संबंध है। देखिए इससे पहले वाला आप अगर एग्जाम देखने वीडियो वाला अभी वीडियो वाला जो एग्जाम हुआ था उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन मिलान वाले में दे रखा था ये, ठीक है। तो थारू जनजाति में कुरी का संबंध है। तो देखिए थारू जनजाति में जो कुरी होती है इसका जो संबंध है वो किससे है? गोत्र से। किससे है? गोत्र से। तो थारू जनजाति में कई जो थारू जनजाति है वो कई गोत्रों में बटी है जिसको क्या कहा जाता है? कुरी कहा जाता है। अगला है थारू जनजाति में किस गोत्र को उच्च माना जाता है? देखिए दो तरह से क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। ये दो तरीके से क्वेश्चन बनेंगे। एक तो एग्जामिनर आपसे पूछेगा कि थारू जनजाति में किस गोत्र को उच्च माना जाता है। दूसरा क्वेश्चन करेगा कि निम्नलिखित में से सर्वश्रेष्ठ थारू माने जाते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से सर्वश्रेष्ठ थारू माने जाते हैं और दोनों का ही आंसर अलग अलग है, ठीक है। तो इसमें आप कंफ्यूज ना हो। तो थारू जनजाति में किस गोत्र को उच्च माना जाता है? तो आपका जो आंसर है वो हो जाएगा बड़वायक गोत्र को, ठीक है। थारू जनजाति में किस गोत्र को उच्च माना जाता है? तो बड़वायक गोत्र को, ठीक है, सबसे उच्च माना जाता है। और अगला क्वेश्चन है इसमें यही कि निम्नलिखित में से सर्वश्रेष्ठ थारू माने जाते हैं। तो निम्नलिखित में से सर्वश्रेष्ठ जो थारू माने जाते हैं ये माने जाते हैं राणा। कौन माने जाते हैं? राणा। तो थारू जनजाति में देखिए कई उपजातियां हैं जैसे राणा, ठीक है, कठरिया, डंगरिया, जोगीमा, ठीक है, जोगीमा, ठीक है, पछी महा, ठीक है, पछी महा। ये क्या है? थारू जनजाति की उपजातियां हैं। और राणा जो है, राणा ये नैनीताल और उधम सिंह नगर में मुख्यतः पाए जाते हैं, ठीक है। कहाँ पर? नैनीताल और उधम सिंह नगर में जो है ये मुख्यतः पाए जाते हैं। उसके अलावा अगर आपसे पूछता है कठरिया, ठीक है, कठरिया ये जो है ये उपजाति कहाँ पर देखने को मिलती है? यूपी, नेपाल, ठीक है, वहां पर देखने को मिलती है। दूसरी है पछी महा, ठीक है, पछी महा प्रजाति कहाँ देखने को मिलती है? गोरखपुर में। और ये क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है, ठीक है। क्वेश्चन बनता है कि थारू जनजाति कौन सी उपजाति है जो गोरखपुर में निवास करती है? तो पछी महा, ठीक है। तो इस पॉइंट को आप खासकर याद रखेंगे। अगला है वर्तमान में थारू जनजाति में कौन सी विवाह प्रथा प्रचलित है? देखिए थारू जनजाति हो गई, भोटिया जनजाति हो गई, ठीक है, बोक्सा है, यहाँ से काफी क्वेश्चन बनते हैं। देखिए इसमें इतना जौनसारी में कंफ्यूजन नहीं है, ना ही राजी जनजाति में है। भोटिया है, थारू है, बोक्सा है, इन तीनों में काफी कंफ्यूजन होता है, ठीक है। तो इसलिए इन तीनों को आप बहुत अच्छे से पढ़ें। तो वर्तमान में थारू जनजाति में कौन सी विवाह प्रथा प्रचलित है, ठीक है। तो ये है तीन टिकटी प्रथा। कौन सी है? तीन टिकटी प्रथा जो है ये वर्तमान में प्रचलित है, ठीक है। अब देखिए तीन टिकटी प्रथा जो है इस प्रथा के तहत एक दूसरे की बहन की जगह, मतलब एक जैसे मान के चलो दो परिवारों में विवाह मतलब हुए, ठीक है। इधर वाले लड़के ने इधर वाली लड़की से शादी करी, इधर वाले लड़के ने इधर वाली लड़की से, ठीक है। तो इसमें इस तरह से नहीं होता। इस प्रथा के तहत एक दूसरे की बहन की जगह किसी भी रिश्तेदार की लड़की से जो है विवाह करते हैं। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? तीन टिकटी प्रथा इसको कहा जाता है। इनमें पहले देखिए बदला विवाह प्रथा भी थी। बदला विवाह प्रथा में क्या होता था कि बहनों के आदान प्रदान प्रथा का प्रचलन था, ठीक है। जैसे मान के चलो दो परिवार हैं, इन्होंने क्या करा कि अपनी लड़की इस परिवार को दे दी और इस परिवार ने अपनी लड़की इस परिवार को दे दी, ठीक है। तो ये क्या था? बदला विवाह प्रथा थी, ठीक है। अब नहीं है ये, ठीक है। अब क्या है? वर्तमान में तीन टिकटी प्रथा जो है वो प्रचलित है। अगला है थारू जनजाति में विवाह की मध्यस्थता कराने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है, ठीक है। थारू जनजाति में दो परिवारों के मध्य जो विवाह, ठीक है, विवाह कराने वाला व्यक्ति होता है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको बोलते हैं मझपतिया। क्या बोलते हैं? मझपतिया। पहले भी क्वेश्चन बना है गाइस, ठीक है। अगला है थारू जनजाति में दो पक्षों के बीच विवाह तय करने को क्या कहा जाता है? जितने भी मैं क्वेश्चन ये कराऊंगा अभी ये सभी एग्जाम में आ रखे हैं, ठीक है। तो थारू जनजाति में दो पक्षों के बीच विवाह तय करने को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है पक्की पोड़ी। क्या कहा जाता है? पक्की पोड़ी। अगला है थारू जनजाति में विवाह की सगाई रस्म को क्या कहा जाता है? तो देखिए जो थारू जनजाति में विवाह की जो सगाई रस्म होती है उसको बोलते हैं अपना पराया, ठीक है। पहले भी जो है एग्जाम में कई बार क्वेश्चन रिपीट हो रखा है। अगला है थारू जनजाति में विवाह तिथि तय करने की रस्म क्या कहलाती है? तो थारू जनजाति में विवाह तिथि तय करने की जो रस्म है वो कहलाती है बात कट्टी। क्या कहलाती है? बात कट्टी। और याद रखना जब लड़की विवाह के बाद स्थायी रूप से लड़के के घर आती है तो उस रस्म को क्या बोलते हैं? चाला, ठीक है।
चाला। क्वेश्चन बना है कि जब शादी के बाद लड़की स्थायी रूप से लड़के के घर जाती है तो उस रस्म को क्या कहते हैं? तो आप याद रखना उसको चाला या आपको कहते हैं गोना। ठीक है, गोना और चाला एक ही होता है। ठीक है, लेकिन आप चाला याद रखना क्योंकि इस तरह के वर्ड एग्जामिनर ज्यादा पूछता है। अगला है लठ भरवा भोज प्रथा का संबंध किस जनजाति से है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, पता नहीं कितनी बार ये क्वेश्चन बना है। अभी आपको मिलान वाले में देखने को मिल जाएगा, अभी डायरेक्ट देखने को मिल जाएगा ये। ठीक है, तो ये काफी महत्वपूर्ण है। तो लठ भरवा भोज प्रथा का संबंध किस जनजाति से है? तो आपका आंसर हो जाएगा थारू जनजाति से। ठीक है, अब देखिए थारू जनजाति में आपको पता है विधवा विवाह की प्रथा भी थी। ठीक है, विधवा विवाह की प्रथा भी थी, मतलब है अभी भी, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये इसी से संबंधित है। यदि कोई विवाहित लड़की जिसका चालाय गोना ना हुआ हो, ठीक है, आपको पता है पहले शादी मतलब शादी हुई, अब एक बार जो है लड़की मतलब लड़का जो है लड़की को लड़की घर घुमा लाता है, फिर जो है ये परिवार वापिस आ जाता है। ठीक है, उसके बाद लड़की वाले आते हैं लड़की को अपने घर लेके आ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद जब लड़का स्थायी रूप से लड़की को लेने जाता है तो उसको चाला बोलते हैं। ठीक है, तो ये मान के चलो अगर किसी विवाहित लड़की का चाला या गोना ना आया हो, ठीक है, और उसका पति मर जाता है, तो लड़की का पिता क्या करता है, उस लड़की को जो है किसी और लड़के के घर भेज देता है। ठीक है, उसकी शादी किसी और के घर कर देता है। तो इसमें क्या करता है वो अपनी बिरादरी को एक भोज देता है। ठीक है, मतलब खाना देता है, भोज का मतलब होता है खाना। ठीक है, दावत देता है वो। तो इसी दावत है, इसी भोज को क्या बोलते हैं? लट भरवा भोज उसको बोलते हैं। अगला है थारू जनजाति में विवाह प्राय कब होता है? तो देखिए थारू जनजाति में विवाह जो है वो प्राय कब होता है, यानी जैसे कोई फागुन में ब्याह करता है, कोई जेठ में करता है, ठीक है, कोई आषाढ़ में करता है, कोई सावन में करता है, कोई भादों में करता है, इसी तरह। ठीक है, तो थारू जनजाति में विवाह जो है प्राय कब होता है? तो आप याद रखना इनमें विवाह होता है माघ माह में। ठीक है, माघ या इसको बोलेंगे फ्लोरा दूज में। ठीक है, फ्लोरा दूज, माघ माह या फ्लोरा दूज में इनके मुख्यतः विवाह होते हैं। अगला है थारू जनजाति में उरारी का संबंध है। तो देखिए थारू जनजाति में उरारी का संबंध जो है वो किससे है? तो उरारी का संबंध होता है थारू जनजाति की महिलाओं को तलाक देने का अधिकार है। ठीक है, थारू जनजाति की महिलाओं को तलाक देने का अधिकार है और इसी प्रथा को क्या बोलते हैं? उरारी। क्या बोलते हैं इसको? उरारी। अगला है थारू जनजाति का मुख्य भोजन क्या है? तो देखिए थारू जनजाति का मुख्य भोजन क्या है? तो आप याद रखना चावल मछली। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो इसमें राइट हो जाएगा, ए वे बी दोनों। ठीक है, तो थारू जनजाति का जो मुख्य भोजन है चावल वे मछली है। ठीक है, चावल वे मछली है। और याद रखने क्वेश्चन बनता है कि थारू जनजाति मुख्य रूप से किस फसल को सबसे ज्यादा करती है? तो थारू जनजाति मुख्य रूप से जो सबसे ज्यादा फसल को करती है वो है धान की फसल। ठीक है, कौन सी है? धान की फसल। अगला है थारू जनजाति में जाड़ क्या है? ठीक है, देखिए इस तरह के जो वर्ड होते हैं ना एग्जामिनर बहुत पूछता है और आजकल पूछ भी रहा है। तो थारू जनजाति में जाड़ क्या है? तो जाड़ क्या है? ये है मदिरा। क्या है? मदिरा, या बोल दो आप शराब, या बोल दो आप दारू। ठीक है, तो थारू जनजाति में जाड़ क्या है? तो ये है मदिरा। ठीक है, क्या है? मदिरा। और इनका मुख्य पेय पदार्थ भी क्या है? वो भी मदिरा ही है। ठीक है, मदिरा के साथ आपको ऑप्शन में वो तंबाकू भी देगा, अगर तंबाकू देगा तो थर्ड ऑप्शन बनाएगा ए वे बी दोनों। ठीक है, तो आप याद रखना इनका जो मुख्य पेय पदार्थ है वो है जाड़, और जाड़ क्या है? मदिरा। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को वो घुमा सकता है। अगला है थारू जनजाति के लोग वनों में आखेट करते हैं, जिसे कहा जाता है। तो थारू जनजाति के लोग जो है वनों में आखेट करते हैं। आखेट करने का मतलब होता है रहते हैं। ठीक है, वनों में रहते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं खाबर। क्या बोलते हैं उसको? खाबर। अगला है वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है गाइस ये, थारू जनजाति का समाज कैसा है? ठीक है, देखिए मैंने आपको जब जौनसारी करा रहा था, जौनसारी जनजाति, तो मैंने उसमें आपको एक पॉइंट बताया था। ठीक है, अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको बताया था थारू जनजाति का जो समाज होता है वो होता है मातृ सत्तात्मक समाज। उसके अलावा अगर आपसे पूछता है जौनसारी, ठीक है, अगर आपसे पूछता है जौनसारी, भोटिया, ठीक है, भोटिया, बोक्शा, राजी, ठीक है, तो थारू जनजाति का समाज आपने याद रखा मतलब मात्र सत्तात्मक है। उसके अलावा जौनसारी, भोटिया, बोक्सा, राजी, इनका समाज कैसा है? पितृसत्तात्मक। ठीक है, इन चारों का समाज कैसा है? पितृसत्तात्मक। यहां से आप एक को याद रख लो, या तो थारू को याद रख लो या इन चार को याद रख लो। ठीक है, तो अगर आप थारू याद रख लेंगे तो इन चार को याद मत रखो।
ठीक है, अगर इन चार को आप याद रखोगे तो थारू को याद मत रखो। तो सबसे अच्छा आप थारू जनजाति को याद रख लो कि हाँ भाई इनका समाज मातृ सत्तात्मक है, बाकी बचे चार उनका समाज कैसा है, पितृ सत्तात्मक। ठीक है, किसी भी तरह आप इनको देखिए जोड़ के याद कर लो, बस आपको याद आना चाहिए। ठीक है, पेपर में टिक करो, बस सही होना चाहिए वो। अगला है थारू जनजाति में हरिया पूजा कब की जाती है। ठीक है, देखिए यहाँ से काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनेंगे। थारू जनजाति में हरिया पूजा कब की जाती है। तो हरिया पूजा है गाइस, ये कब की जाती है थारू जनजाति में। तो आप याद रखना, जब थारू जनजाति में धान की बुवाई की जाती है, ठीक है, तो धान की बुवाई के समय थारू जनजाति में हरिया पूजा की जाती है। अगला क्वेश्चन है थारू जनजाति के प्रमुख देवता कौन है। ठीक है, तो देखिए थारू जनजाति के जो प्रमुख देवता हैं ये हैं भूमिया या भूमसेन। ठीक है, या फिर ऑप्शन में आपको देखने को मिलेगा बड़ा बाबा, देखने को मिलेगा आपको क्या ऑप्शन में, बड़ा बाबा। ठीक है, याद रखना भूमिया या भूमसेन या बड़ा बाबा। ठीक है, तो थारू जनजाति के जो प्रमुख देवता हैं वो कौन है, भूमिया या भूमसेन या बड़ा बाबा। ठीक है, और जो इनका घर होता है ना आंगन, उसके आगे जो ये एक चबूतरा टाइप से बनाते हैं, वहां पर बाबा का ही क्या है वो चबूतरा होता है। ठीक है, अगला है निम्न में से थारू जनजाति के इष्ट देव हैं। ठीक है, तो थारू जनजाति के इष्ट देव कौन है। तो आप याद रखना खड़गा भूत और पछावन। तो ऑप्शन सी जो है इसमें राइट हो जाएगा, ए व बी दोनों। अगला क्वेश्चन है थारू जनजाति के लोग छोटी माता या चेचक की बीमारी को दूर करने के लिए किसकी पूजा करते हैं। तो थारू जनजाति के लोग देखिए छोटी माता या चेचक की बीमारी को दूर करने के लिए किसकी पूजा करते हैं। तो ये करते हैं शीतला देवी की पूजा। किनकी पूजा करते हैं, शीतला देवी की पूजा करते हैं। अगला क्वेश्चन है थारू जनजाति के लोग पशुओं की रक्षा के लिए किसकी पूजा करते हैं। तो थारू जनजाति के लोग पशुओं की रक्षा के लिए किसकी पूजा करते हैं। तो ये करते हैं डोर चांदी देवी की। किसकी पूजा करते हैं, डोर चांदी देवी की। उसके अलावा क्वेश्चन बने कि थारू जनजाति की शिकार की देवी कौन है। अगर आपसे क्वेश्चन करे कि थारू जनजाति में शिकार की देवी कौन है, ठीक है, शिकार की देवी कौन है, तब आपका आंसर हो जाएगा बाघेश्वरी देवी। कौन सा हो जाएगा आपका, बाघेश्वरी देवी या बागेश्वरी देवी। अगला है थारू जनजाति में जगमथिया देवी की पूजा किसके लिए की जाती है। तो देखिए थारू जनजाति में जगमथिया देवी की जो पूजा की जाती है गाइज, ये की जाती है फसल रक्षा की देवी के रूप में। ठीक है, फसल रक्षा की देवी इनकी कौन है, जगमथिया देवी जो है इनकी फसल रक्षा की देवी है। अगला क्वेश्चन है थारू जनजाति का प्रमुख त्योहार है। तो देखिए थारू जनजाति का जो प्रमुख त्योहार है वो क्या है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठाकर देख लो, आपको 4 से 5 बार जो है क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। तो थारू जनजाति का जो प्रमुख त्योहार है ये है बजहर। कौन सा है, बजहर त्योहार। और ये ज्येष्ठ, ठीक है, ज्येष्ठ या बैसाख में मनाया जाता है, ज्येष्ठ या बैसाख में जो है ये मनाया जाता है। अगला है थारू जनजाति में किस पर्व को शोक पर्व के रूप में मनाते हैं। देखिए मैं ये क्वेश्चन बुक से करा रहा हूँ, और देखिए मेरे पास पहले भी कमेंट आया था, क्योंकि आपको पता परीक्षावाणी में भी यही दे रखा है और वीएस नेगी आप देखेंगे उसमें भी यही दे रखा है। ठीक है, लेकिन जो थारू जनजाति से जुड़े हुए लोग हैं उनको पता है। ठीक है, तो किस पर्व को शोक पर्व के रूप में मनाते हैं, लेकिन हम तो बुक के अकॉर्डिंग पढ़ा रहे हैं आपको। ठीक है, तो आप वही आंसर देखें, क्योंकि आयोग ने भी जो है वही आंसर माना है। ठीक है, तो थारू जनजाति में किस पर्व को शोक पर्व के रूप में मनाते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका दीपावली। ठीक है, बीएस नेगी में भी यही आंसर दे रखा है, और जो आपकी परीक्षावाणी बुक है, ठीक है, जो आपकी परीक्षावाणी बुक है उसमें भी जो है यही आंसर दे रखा है, तो आपको भी यही मानना है। बाकी आप, क्योंकि देखिए आयोग के अनुसार ही आपको चलना है, पता चले आप इसको गलत कर ले तो आपका 1 मार्क्स कम हो जाएगा और आप मेरिट में पता बहुत पीछे चले जाएंगे, काफी कई हजार बच्चों से आप जो है मेरिट से बाहर हो जाएंगे। ठीक है, तो आयोग ने पहले भी इसको यही माना है और आपको भी यही आंसर मानना है। अगला है थारू जनजाति के लोग होली पर कौन सा नृत्य करते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, पहले भी कई बार रिपीट हुआ है। तो थारू जनजाति के लोग होली पर कौन सा, सॉरी ये थोड़ा सा ये है, हाँ ये है, थारू जनजाति के लोग होली पर कौन सा नृत्य करते हैं। तो थारू जनजाति के लोग होली पर कौन सा नृत्य करते हैं। तो राइट आंसर है खिचड़ी नृत्य। कौन सा, खिचड़ी नृत्य। ठीक है, पहले भी जो है ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है। मैं आपसे कहता हूँ देखिए जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है ना, आप उनको जरूर लगाएं,
उनसे आपको ये पता चलता है कि एग्जामिनर जो है किस तरह के क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, तो आप उनको जरूर लगाएं। और देखिए इसके अलावा आप याद रखना जो इनके जो खिचड़ी नृत्य है, इसके अलावा देखिए इनका एक लहचारी और झुमड़ा, ये भी इनके नृत्य हैं, ठीक है, ये भी इनके नृत्य। अगर क्वेश्चन बनता है कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य थारू जनजाति से संबंधित नहीं है, तो आपको तीन तो देगा, एक अलग दे देगा, ठीक है, या फिर ऑप्शन में दे देगा निम्नलिखित में से थारू जनजाति के नृत्य हैं, तीनों के नाम देगा और उपरोक्त, लास्ट वाला ऑप्शन क्या बनाएगा, उपरोक्त सभी, तब आप क्या लगाएंगे, उपरोक्त सभी, ठीक है। एग्जामिनर जैसा आपसे क्वेश्चन करे वैसा आपने करना है। अगला है थारू जनजाति में कौन सी होली खेली जाती है, ठीक है, थारू जनजाति में कौन सी होली खेली जाती है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो थारू जनजाति में कौन सी होली खेली जाती है, देखिए उजली होली भी खेली जाती है इनमें और बैट की होली भी मतलब खेली जाती है। तो ऑप्शन सी जो है इसमें राइट हो जाएगा, ए व बी दोनों। अगला क्वेश्चन है थारू जनजाति से संबंधित कौन सा कथन गलत है, ठीक है। तो थारू जनजाति में बिरादरी पंचायत होती है, बिल्कुल सही है। डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि निम्नलिखित में से किस जनजाति में बिरादरी पंचायत होती है, तो क्या है, थारू जनजाति में। बिरादरी पंचायत का जो मुखिया होता है उसको चौधरी या महतो कहते हैं, बिल्कुल ठीक है। न्याय के लिए थारू जनजाति में मध पंचगढ़ की प्रथा होती है, ठीक है, बिल्कुल सही है। मध पंचगढ़ की प्रथा क्या होती है, पंच लोग जो है शराब रखते हैं, ठीक है, वहां पर और पीते रहते हैं और न्याय करते हैं, ठीक है, बड़ी बढ़िया प्रथा वैसा भी है, ये मुझे बहुत अच्छी लगी, ठीक है। तो न्याय के लिए थारू जनजाति में मध पंचगढ़ की प्रथा है, बिल्कुल सही है, ठीक है। पंच लोग बढ़िया भाई, दारू रखी है, पी रहे हैं और न्याय कर रहे हैं, ठीक है। तो इनमें से कोई नहीं, तो निम्नलिखित कौन सा कथन गलत होगा, तो इनमें से कोई नहीं, यानी सभी कथन सही हैं। अगला है थारू जनजाति में भरड़ा क्या है, ठीक है, भरड़ा, कुछ वर्ड ऐसे होते हैं उनको बोलने में बड़ा अजीब सा लगता है, ठीक है, मतलब जबान लड़खड़ाती है। तो थारू जनजाति में भरड़ा क्या है, तो ये क्या है, तो ये है तांत्रिक, तांत्रिक या ओझा। देखिए पिछले वाला क्वेश्चन याद रखना जो मैंने आपको ये बताया था, ये वाला, ठीक है, ये बिरादरी पंचायत वाला। देखिए बिरादरी पंचायत में जो है 4 प्रकार के अधिकारी होते हैं, ये पॉइंट और आप नोट करना। जो बिरादरी पंचायत होती है इसमें 4 तरह के जो है अधिकारी होते हैं, ठीक है। पहला होता है इसमें चौधरी या महतो, ठीक है। चौधरी या महतो की सहायता के लिए इससे नीचे आता है बड़धेर, कौन आता है, बड़धेर। और बड़धेर की सहायता करने के लिए इनके नीचे होते हैं भले मानस, कौन होते हैं, भले मानस। और भले मानस से नीचे होते हैं चौकीदार, कौन होते हैं, चौकीदार। तो ये क्रम भी आपसे पूछ सकता है कि सबसे ऊपर कौन है और सबसे नीचे कौन है। तो सबसे ऊपर आते हैं चौधरी या महतो, उनसे नीचे आते हैं बड़धेर, उनसे नीचे आते हैं भले मानस और उनसे नीचे आते हैं चौकीदार, ठीक है। तो एक दूसरे से रेट करते हैं, ठीक है। अगला है, ये मैंने आपको बता दिया, थारू जनजाति में भरड़ा क्या है, तो ये तांत्रिक या क्या, ओझा, ओझा या तांत्रिक को क्या बोलते हैं, भरड़ा। अगला है और आज का अंतिम क्वेश्चन है, देखिए थारू जनजाति के कितने गांव को रूबन क्लस्टर के तहत चयनित किया गया है। रूबन क्लस्टर का मतलब होता है कि इनको जो है इन गांवों को विकसित किया जाएगा, ठीक है, इनको जो है अच्छी तरीके से विकसित किया जाएगा। तो वो किसमें आते हैं, रूबन क्लस्टर के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। इस तरह से होता है ना, ये रूर वन, ठीक है, रूर वन करके होता है, इस तरह रूरबन क्लस्टर के तहत चयनित किया गया है। तो आप याद रखना ये हैं 7 गांव, ठीक है, थारू जनजाति के उधम सिंह नगर, ये भी खास याद रखना कि उधम सिंह नगर के 7 गांव को जो है रूरबन क्लस्टर के तहत जो है चयनित किया गया, जिनका विकास जो है वो सरकार के द्वारा किया जाएगा। तो ये थे थारू जनजाति से संबंधित, ठीक है, 31 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आपको यूके पीसीएस और यूके ट्रिपल एससी के जितने भी एग्जाम होने आपके, बीडीओ, बीपीडीओ, लेखपाल, पटवारी, एआरओ, उत्तराखंड पुलिस, फॉरेस्ट गार्ड, कनिष्ठ सहायक, ठीक है, अपर पीसीएस, लोअर पीसीएस, जितने भी आपके एग्जाम होने हैं जिसमें उत्तराखंड पूछा जाता है, उन सभी के लिए ये क्वेश्चंस काफी महत्वपूर्ण है। तो चलिए गाइस, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।